वहां से स्टार्ट कर देंगे उसमें मोबाइल में। हाँ ठीक है। क्या डिस्कस किए लास्ट टाइम लोगों ने? नहीं, हड़प्पा सभ्यता चल रहा है, मुझे मालूम है। विशेषताएं, तो क्या विशेष बात बताया था मैंने इसमें? क्या विशेष है? क्या विशेष है? हम्म ये देसी संस्कृति है, पहली विशेषता है। दूसरी संस्कृति क्या है? ये नगरी संस्कृति है। ये विशेष बात है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें और क्या विशेषता है इनकी? ये क्या है? हाँ, जल प्रबंधन। ठीक है, उसको थोड़ा बाद में बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? विशाल सार्वजनिक स्थल है इसमें। यह विशाल जो है सार्वजनिक, एक तो खुद इनका विशाल आकार है। ठीक है, इसका सिंधु घाटी सभ्यता का यही है ना एक्चुअल में। वो तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कितना है? 12,99,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है ये। अपने आप में क्या है? एक वृहद प्रदेश है, वृहद क्षेत्र है ये। ठीक है, समकालीन जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता और कौन सा, मिस्र की सभ्यता, उसके क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल को भी मिला दे उससे भी इनका बड़ा आकार है। ठीक, ये भी है और भी कई विशेषताएं हैं। देशी और नगरी संस्कृति बात किया था मैंने। इनकी नगर योजना पद्धति ये अपने आप में यूनिक है। इनकी नगर योजना पद्धति अपने आप में क्या है? यूनिक है। ठीक है, और विशाल सार्वजनिक इनके भवन है, सार्वजनिक इनके स्थल है। जैसे कि इनका विशाल अन्नागार है, विशाल स्नानागार है, इनका जो दुर्ग बना है ये अपने आप में क्या है? विशेष है। ठीक, और इसमें और क्या है? इनके जल निकास की जो प्रणाली है ये अपने आप में यूनिक है। मतलब पेयजल की व्यवस्था करना और साथ में जो है जो खराब जल होंगे, खराब पानी जो होंगे, उनको नगरों से बाहर निकासी करना, ये अपने आप में क्या है? यूनिक है। ठीक है, ये सब बातें हैं। ठीक है, इनके साथ साथ जो है इसमें विकसित व्यापार और वाणिज्य के केंद्र है, ये अपने आप में क्या है? यूनिक है। बड़ी बातें हैं ये। इनके साथ साथ ये जो है लिपि का प्रयोग करते हैं और लेखन कला भी ये ठीक ठाक मात्रा में जानते हैं, ये इनकी विशेषता है। इनमें सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ एकरूपता के भी तत्व है। सांस्कृतिक विविधता मतलब क्या है? क्षेत्रीय स्तर पर जो स्थानीय, जो अलग अलग जो इकाई के रूप में जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनकी विशेषताएं, प्लस पूरे ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता, ये हड़प्पा संस्कृति के जो मूल तत्व है उसमें क्या है? एक रूपता है। तो विविधता के साथ इसमें क्या है? एक रूपता के भी तत्व है। इनको मैं लिखवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। इनके साथ साथ जो इसमें जो है वो ये जो है सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन इनका वो भी है, डिटेल्स में उसकी बात करेंगे आज हम लोग। ठीक है, और इनके साथ साथ इसमें जो है धर्म और इनकी जो है संस्कृति, धर्म और दर्शन, ये भी विशेष है अपने आप में। इनके साथ साथ जो है इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये भी विशेष है ये। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये बहुत विशेष है इनमें। ठीक, ये सब बातें हैं। इसके बाद फिर मैं और क्या डिस्कस किया था फिर उसके बाद में, और अब कुछ बातें इसमें और लेनी है। साइड लाइन में थोड़ा थोड़ा अगर 2-2 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया, 2 नंबर या फिर 4 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिए तो उसको भी आप बना सके, तो ऐसे कुछ कुछ बातों को करवाऊंगा मैं। ये साइड में उसको लिखते चले जाएंगे आप लोग। और जैसे कि उसमें एक सेगमेंट लिखिए आप लोग, जो है एक छोटा सा पार्ट है, कभी 2 नंबर में फिर 4 नंबर प्रश्न पूछ दिया गया तो आप उनको मेंशन कर सके। ठीक, एक लिखिए। और टॉपिक चल रहा है कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिलेबस में यही लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। और इसमें जो है हम लोग, इसमें जो है एक जो है जो उसकी नगरी तत्व है, जो अर्बन बेसिक एलिमेंट है, ये नगरी तत्व, तो बेसिक नगरों के क्या अभिलक्षण थे उसकी बात कर रहा हूं। वो पर्टिकुलर किसकी बात कर रहा हूं मैं? नगरों के अभिलक्षण की बात कर रहा हूं। अगर प्रश्न पूछेंगे कि नगरों की प्रमुख विशेषताओं को बताइए या उनके प्रमुख अभिलक्षण क्या थे या नगरों तत्वों की पहचान कीजिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नगरीय तत्वों की पहचान करें तो हम उसको बता सके 3-4 पॉइंट। राइट, उसको बता रहा हूं मैं और उसको आप नोट डाउन करेंगे फटाफट। ठीक है, तेजी से। तो उसको पहले समझ लो। वो तो किसकी बात कर रहा हूं इसमें? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नगर तत्व। इसमें एक सेगमेंट ले रहा हूं मैं, कौन सा? ये मेन हेडिंग है मान लीजिए, इसमें इसको
क्वेश्चन लेते हैं। हड़प्पा अंतर्गत नगरीय तत्व, ठीक है। तो नगरीय तत्व मतलब मुख्य अभिलक्षण क्या थे, नगर की बात कर रहा हूं मैं। वो मुख्य अभिलक्षण, मुख्य अभिलक्षण का मतलब क्या है, जैसे कि जो है कोई जो है नगरीय संस्कृति, नगरीय बस्ती है, और एक क्या है, ग्रामीण बस्ती है। तो स्वाभाविक रूप से दोनों की विशेषताएं, या दोनों के जो लक्षण है, बेसिक जो कैरेक्टर है, वो क्या होंगे, अलग होंगे, स्वाभाविक है। जैसे कि अगर वर्तमान में भी अगर ग्रामीण बस्तियों के अगर अभिलक्षण देखे तो, और साथ में नगरीय जो बस्ती है उनके अभिलक्षण देखे तो, दोनों में अंतर है। अंतर इस प्रकार का है कि सामाजिक स्तर पर, या फिर कह सकते हैं कि जो ग्रामीण बस्ती जो होती है उनकी संरचना लगभग सरल होती है, जबकि जो है नगरीय बस्ती की जो संरचना किस प्रकार की होती है, जटिल होती है। समझ में आ रहा है ये? और उस जटिलता की वजह से वहां पर कई अलग अलग प्रकार की संरचनाओं का, कई अलग अलग वर्गों का, कई अलग अलग आर्थिक गतिविधियों का विकास होता है। राइट? कहने का मतलब ये हुआ कि जो नगरीय जो अभिलक्षण है वो अपने आप में क्या है, जटिलता को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि वर्तमान में, तो वर्तमान में जैसे कि जो बड़े सिटी है, मेट्रो सिटी है, तो वहां की अगर समाज को अगर देखेंगे कैसा है वो, तो जटिल समाज है। क्या है, जटिल है। क्योंकि उसकी तुलना में जो है अगर मान लो हम ग्रामीण बस्ती की समाज को देखें तो उनकी समाज कैसी होती है, बहुत ही सरल समाज होती है। समझ में आ रहा है ये? मतलब ये कह रहा हूं मैं कि जिस प्रकार से जो है जो नगरीय जो बस्ती होती है और वर्तमान में जैसे कि उसमें ग्रामीण बस्ती जो अलग अलग होती, तो वैसी नगरीय सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता दोनों की जो विशेषताएं हैं, दोनों को जो अभिलक्षण है वो बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं। मगर हम पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं, जो हड़प्पा सभ्यता में जो ग्रामीण क्षेत्र भी थे, बड़ी मात्रा में ये भी है ना, ये तो ग्रामीण जनसंख्या जो है सर्वाधिक मात्रा में है, उसकी तुलना में जो अगर देखें तो नगरीय जनसंख्या की तुलना क्या है, कम है। यही है ना, नगरीय जनसंख्या कम है और ग्रामीण जनसंख्या क्या है, अधिक है। हालांकि जो है प्रमुख नगर के रूप में जो है लगभग बस 10-15 नगर इसमें मुख्य रूप से है, मतलब क्या है, नगरीय सभ्यता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि हम उन नगरों के मुख्य अभिलक्षण की बात कर रहे हैं, ना कि जो है जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये पहली बात है इनमें से। तो उनमें जो पहले जो भी नगर है, जो भी नगर है उस नगर का आकार, मतलब नगरी जो बस्ती है उसका आकार, पहली विशेषता। किनकी बात कर रहा हूं मैं? नगरी बस्ती का बृहद आकार, ये अपने आप में क्या है, विशेष है। इसको पॉइंट बस लिख लो पहले, अभी लिखवाऊंगा मैं, ये फिर लिखवा दूंगा, तुरंत लिखवाऊंगा इसका मैं ये। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमारे पास में क्या है, नगरी बस्ती जो है और ग्रामीण बस्ती के दो अभिलक्षण जो अलग अलग होते हैं, वैसे ही जो है हमें नगरीय सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता के जो अभिलक्षण है उसमें स्वाभाविक रूप से अंतर होना है। ठीक, पर्टिकुलरली जो है हड़प्पाई जो नगर थे, उन हड़प्पाई नगरों की जो है एक बहुत अच्छी विशेषता या उनके एक बेसिक जो कैरेक्टर है, उनके जो चरित्र है वो क्या था, बड़े आकार की बस्ती, बड़े नगर। जैसे कि अब यहां पर जो सर्वाधिक बड़े नगर की अगर बात करेंगे इसमें, तो सर्वाधिक बड़े नगर में कौन थे, मोहनजोदड़ो। कौन थे उनमें, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये अगर इस प्रकार से अगर बात कर ले तो यहां पर ये सिंधु नदी है, अगर ये बात कर लिए तो यहां पर क्या है, मोहनजोदड़ो है। इधर चौहुदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो हो गया, ये चौहुदड़ो हो गया। और यहां पर इस तरफ से इनको अगर मैं इसको ऐसे सतलज, और यहां पर व्यास, यहां पर ये, और इधर फिर ये ऐसे, तो ये मान के चलो ये कौन सा है, रावी है। कौन सा है, रावी, मतलब ये क्या है, हड़प्पा है। ये हड़प्पा हो गया और बाकी सब है, मगर मुख्य रूप से बात कर रहा हूं मैं ये। तो यहां से यहां की दूरी कितनी है, लगभग 450 मीटर की है, 4.5 किलोमीटर की है। ठीक है, 450 किलोमीटर की है। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। तो इसमें अगर बस्ती देखे तो बस्ती का आकार जैसे कि ये है, तो इसमें मोहनजोदड़ो का आकार क्या है, सबसे बड़ी बस्ती के रूप में, सबसे बड़ी बस्ती है किसका, मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो की तुलना में अगर हम हड़प्पा का तुलना करें तो बहुत अधिक बड़ा तो नहीं है, हड़प्पा जो है बहुत अधिक बड़ा नहीं है, क्योंकि इनका आकार लगभग कितना है, 150 हेक्टेयर फैला हुआ है, जबकि मोहनजोदड़ो जो है 200
से अधिक, कहीं तो 500, कुछ किताबों 500 लिख दिया गया है, मगर समानता ये मांग के चलना कि 200 हेक्टेयर से अधिक इनका क्षेत्र विस्तार है। किसका? मोहनजोदड़ो का। सबसे बड़ा नगर है ना, ठीक है। तो इतने बड़ा विस्तार, अब इसका मतलब अभी वर्तमान से तुलना नहीं कर देना है हमें, ये हम 4000 4500 साल पहले की बातें कर रहे हैं ये, ठीक है। तो उस समय जो है बड़ी बस्ती के रूप में कौन है? मोहनजोदड़ो है। उसकी जो जुड़वी नगर, जुड़वा नगर कहते हैं, जुड़वा राजधानी, विगत जो है बड़े इतिहासकार है ब्रिटिश महोदय से, उन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक है जुड़वा नगर, जुड़वी राजधानी कहते हैं ये, ठीक है। तो हड़प्पा भी देखे तो भी क्या है, कम से कम बड़ा नगर है ये। जैसे कि समान नगर देखे तो लगभग 20 हेक्टेयर से जो बड़ा क्षेत्राकर में है, समकालीन परिस्थितियों की बात कर रहा हूं, उस समय की है मेसोपोटामिया और उसके तुलना में, तो 20 हेक्टेयर से अगर अधिक बड़ा अगर कोई क्षेत्र में नगर का बस्ती का विस्तार है तो माना जाता है कि बड़ा नगर है ये, राइट। तो उस समय अगर देखें तो ऐसे जो है कई बड़े नगर है हमारे पास में। कौन सा? जैसे कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर, हड़प्पा बड़ा नगर। भारत में जो है अगर देखें तो उसमें राखीगढ़ी बहुत बड़ा नगर, उससे सेकंड लार्जेस्ट जो सिटी उस समय हुआ करता था कौन सा? धौलावीरा। चहुड़ो ये बड़ा नगर है, समझ में आ रहा है ये। वैसे लोथल क्या है? ये बड़ा नगर है ये। तो ये ऐसे क्या है, कई बड़े नगर है हमारे पास में ये। तो ये सब बड़े नगर की उपस्थिति किसमें? नगरों में। तो नगर की पहली अभिलक्षण क्या है? उनकी वृहद संरचना, इनका वृहद आकार, नगरी बस्ती का वृहद आकार। पहली बात तो यही है, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक। इसको लिखेंगे भी, लिख लूंगा, लिखवाऊंगा मैं ये। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो विलक्षण होता है नगरों की, वहां क्या है? उनकी नियोजित निवास। उसमें क्या है? निवास, नियोजित निवास। नियोजित निवास, नियोजित निवास का मतलब यह है कि यहां जो निवास करने वाले जो लोग हैं, ऐसा प्रतीत होता है उनको नियोजित किया गया है, योजनाबद्ध तरीके से निवास। नियोजित निवास का मतलब इनको ऐसे भी कर सकते हैं, योजनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध निवास, ठीक है। इनका रेसिडेंस इस प्रकार का है, जैसे लगता है कि प्रतीत होता है कि इनको प्लान करके बसाया गया है यहां पर। ये योजनाबद्ध नगर है ये, ठीक है। योजनाबद्ध नगर का मतलब क्या है? योजना बना करके जो है वहां पर सड़कों का निर्माण किया गया, नालियों का निर्माण किया गया, फिर छोटी गलियों का निर्माण किया, फिर उसमें अलग अलग भवन बनाए गए। अलग अलग भवन में भी देखे तो भवन निर्माण की भी अपनी अद्वितीय संरचना है, एक रूपता है, समझ में आ रहा है ये। तो ये एक्चुअल में क्या है कि जैसे कि इनके जो है भवन निर्माण अगर देखें, इनके जो इनके निवास स्थान को देखे तो क्या है, एक तो क्या है टीला, दुर्ग बनाए तो कुछ दुर्गकृत है और कुछ में दुर्ग नहीं, कुछ ऊंचे टीले में बनाए हैं, कुछ थोड़ा सा नीचे वाले स्थल बनाए हैं। कुछ भवन इनके कैसे हैं, एक कमरे वाले हैं, एक मंजिला है, कुछ में 2, किस में 4 और कुछ में 8 और 12 कमरे वाले भी है, एक से अधिक मंजिल वाले भी है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से कहीं भी कोई आकर के अपना घर बना देगा, ये व्यवस्था यहां पर नहीं है। तो मतलब यहां हुआ कि कोई इसको ऐसा हो सकता है कि जो शासक वर्ग रहा होगा उससे उनको अप्रूवल या फिर अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती रही होगी, राइट। तो ये में भी हो सकता है ऐसा, क्योंकि हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, लिपि जो प्राप्त है उनको अभी तक हमने पढ़े नहीं है। तो इस प्रकार से एक अनुमान है कि यहां जो निवास करने में जो लोग थे वो एक बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से इनका निवास था। ये उनकी बेसिक अभिलक्षण है, किसका? उस नगर का। इनके साथ साथ जो है इस नगर में जनसंख्या की बहुत बड़ी जो जनसंख्या है, जनसंख्या का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं। इसमें जो है जनसंख्या का बड़ा वर्ग गैर कृषि कार्य में संलग्नता, गैर कृषि कार्य में इनकी संलग्नता होती है, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा हूं मैं कि इसमें ठीक है जो नगरीय जनसंख्या है, अब उस नगरीय जनसंख्या में जो है स्वाभाविक रूप से हम कह रहे हैं क्या, गैर कृषि कार्य। तो कृषि कार्य के लिए क्या चाहिए, कृषि कार्य के लिए क्या चाहिए, कृषि भूमि चाहिए,
कृषि भूमि चाहिए ना। अब कृषि भूमि जो है स्वाभाविक है, उस नगर के अगर रहेंगे तो कम से कम बाहर रहेंगे, नगर के बाहर ही रहेंगे ना। तो मे भी हो सकता है जो कुछ कृषक जो है नगर के जो बाहरी जो फेरीफेरल एरिया है, जो बाहरी क्षेत्र है, वहां पर उपस्थित रहे, वहां अपना कुछ घर बनाए। जैसे कि मैंने एग्जांपल अगर ले लिया उनको, तो ये अगर मान लो मोहनजोदड़ो को ले लिया, तो ये आंतरिक भाग में तो कम से कम वहां पर कोई किसान अंदर नहीं रहेंगे ना, क्योंकि जैसी अगर कुछ बारिश हो या तो उसमें पानी की अगर व्यवस्था करना है तो उनको जाना पड़ेगा दौड़ करके। तो उससे बेहतर क्या करेगा, कुछ बाहरी जो फेरी पेलर एरिया है वहां पर कुछ कृषक हो सकता है अपना घर बनाए और यही उनके आसपास में खेत भी रहे, यह हो सकता है। मगर जो नगर का जो मुख्य हिस्सा है, जहां पर एक्चुअल में जो है मूल नगरीय तत्व का निवास है, तो उसमें पूरे कौन लोग रहेंगे, गैर खेती काम करने वाले लोग। और गैर खेती काम करने वाले लोग मतलब किनकी बात कर रहे हैं, उसमें व्यापारी वर्ग है, उसमें क्या है, व्यापारी वर्ग है जो खेती बाड़ी नहीं करते। ठीक है, साथ में जो है जो शिल्पकार है, जो शिल्पकारी काम करते हैं, विशेषीकरण हो गया है शिल्पकारी का, क्या हो गया है, स्पेशलाइजेशन हो गया है। जैसे कि लोग पान बनाते हैं ना, तो पान पर बनाने वाला का स्पेशलाइजेशन हो गया, तो क्या बन गया, ब्रांडिंग कर लिया, कौन सा, बनारसी पान। आजकल मालूम है ना, ये एक जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ब्रांडिंग कर रहे हैं ना। ढोकल वो क्या है, ढोकला ब्रांडिंग गुजरात में, समझ में आ रहा है ये। तो वैसी क्या है, इनके पास भी क्या है, ऐसे अपने अपनी क्या है एक विशिष्ट पहचान बन गई, नगरों के हॉलमार्क बन चुके हैं, उस स्तर में पहुंच गए हैं। क्यों, यहाँ की शिल्पकारी, यहाँ की क्या है, शिल्पकारी है। तो शिल्पकारी का जो मानकीकरण हो गया है, उसमें विशेषीकरण हो गया है, एक मानक तक पहुंच गया है, और उसके बाद में वो अपने आप में उत्कृष्टता को स्तर को प्राप्त कर लिया है। जैसे कि ढोकरा कला, ढोकरा कला जानते हैं ना, बेल मेटल भ्रष्टभूम पद्धति, ये हड़प्पा में उस समय प्रचलन में था, अभी बस्तर में ऑलरेडी है, समझ में आ रहा है ना ये। उस समय भी, उस समय यहां उस समय से इनकी शुरुआत हो चुका है ये। ठीक है, ये इस प्रकार से ये। तो शिल्पकारी जो है एक बड़ा वर्ग हो गया, व्यापारी वर्ग एक बड़ा हुआ, उसमें कई जो है, इसमें जो श्रमिक वर्ग है वो भी यहां पर रहेंगे, किसके लिए, उस व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों में हेल्प करने के लिए, यही रहेंगे। इसमें कुछ जो कारीगर यहां पर रहेंगे, बड़े बड़े अगर भवन बन रहे हैं तो बड़े बड़े भवन बनाने वाले लोग यहां पर रहेंगे, मजदूर वर्ग रहेंगे, और उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, बड़ी मात्रा में धन। तो धन, जिनके पास धन ज्यादा होगा, वो धन जिनके पास ज्यादा होगा वो गांव में जाके रहेंगे कि नगर में रहेंगे। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये, क्यों, क्योंकि नगरों में क्या है, ज्यादा सुविधाएं हैं, नगरों में क्या है, ज्यादा सुविधाएं हैं। जो सड़कें जो बनी है, मोहनजोदड़ो सड़क जो है तो 10 मीटर की चौड़ा है, और नगर की जो नगर जो बना है उसमें 400 मीटर तक की लंबी सड़क। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये, ऐसी लंबी सड़क, मतलब समकोण वाला, ये सीधे सड़क 400 मीटर का, बिना कुछ टेढ़ा मेढ़ा, इस प्रकार से ये अवशेष मिले हुए हैं। तो इस प्रकार से क्या है, बड़ी जनसंख्या का गैर किसी कार्य में लगा होना, ये अपने आप में क्या है, विशेष है, किसमें, नगर में। इसके साथ साथ ये, इसमें जो है बहुत बड़ा, इस नगर में अगर देखें तो नगर को क्या किया जाना है, प्रबंधित किया जाना है, नगर को क्या है, प्रबंधित किया जाना है। और ना केवल नगर को प्रबंधित किया जाना है, बल्कि जो है पूरी हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र है उसमें लगभग एक रूपता के तत्व है। जिस प्रकार की लगभग संरचना, लगभग की बात कर रहा हूं मैं, हूबहू तो नहीं, समरूप तो नहीं, तो लगभग संरचना हड़प्पा में है, चौहदड़ो में है, मोहनजोदड़ो में है, लोथल में है, कालीबंगा में है, लगभग इस प्रकार की क्या है, पूरी एक रूपता है, एक प्रकार से क्या है, एक रूपता है। तो इस प्रकार से जैसे वर्तमान में नगरों के प्रबंधन के लिए नगर पालिका, नगर निगम, ये होते हैं, यही है ना। और यहां पर पूरा क्या है, वो पूरा पूरा निगम काम कर रहा है, वो भी तो एक अथॉरिटी है, उसमें भी अधिकारी और कर्मचारी वर्ग है। तो सभाई के उस नगर में जो, उस निगम में जो काम करने वाले जो अधिकारी और जो शासक वर्ग है, तो शासक वर्ग जो है क्या गांव में जाके रहेंगे कि ही नगर में रहेंगे। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। तो इसमें एक बहुत बड़ा जो है समूह किसका है, इसमें बहुत बड़ा जो समूह किसका है, कि एक सक्षम शासक वर्ग की उपस्थिति है, कहां पर, नगर में।
सक्षम शासक वर्ग की उपस्थिति है, और सक्षम शासन व्यवस्था ने सक्षम जो शासक वर्ग की उपस्थिति है उनकी वजह से इस क्षेत्र में क्या बना है, शांति और व्यवस्था को बनाए रखा है। साथ में उसने कई अवसंरचनाओं का निर्माण भी किया है, कई अवसंरचनाओं का निर्माण किया है, ठीक है। और एक जो है उसने मानक स्थापित किया है प्रत्येक नगर में, राइट। इनके साथ साथ, ठीक है, नगर के जो है बेसिक अभिलक्षण अगर देखें तो नगर के बेसिक अभिलक्षण में जो है तत्कालीन समय में जो है लगभग सभी नगरों में जो है हमें उनके लिपि प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यह है नगरों की खास पहचान, नगरों की खास पहचान उनकी लिपि और उनकी लेखन की कला, उनकी लिपि और उनकी लेखन की कला। उनकी लिपि है, उनकी लिपि और लेखन कला, ठीक है। तो स्वाभाविक है जब वो लिपि इनके पास में है, इसका मतलब वो लेखन करना ठीक ठाक मात्रा में जानते हैं। और स्वाभाविक है जब व्यापार करेंगे तो व्यापार के जो है व्यापार के लिए चाहे वह वस्तु विनिमय करके व्यापार करे या फिर वहां मुहरों के माध्यम से व्यापार करे। कितनी मात्रा में उसने अनाज खरीदा है, कितनी मात्रा में अनाज बेचा है, किसको किससे खरीदा है, किससे बेचा है, कहां से खरीदा, कहां पे बेचा, उसका रिकॉर्ड तो रखेंगे ही ना। तो ये सब करने वाले कहां लोग रहेंगे, वो नगर भी रहेंगे। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये। तो इस प्रकार से क्या है, ये नगरी तत्वों में जो है स्वाभाविक रूप से क्या होगा इसमें, इस प्रकार से उनकी लिपि और लेखन की कला और एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा खाता बही रखने की उनकी पूरी व्यवस्था होगा। ऐसा कहां पर होगा, नगर में होगा। ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, वहां पे किसान है, किसान छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, मगर किसानों के पास कितना, एक ही वस्तु बेचा है एक बार पूरे साल में, उतना तो ऐसी हिसाब किताब रहेगा उनके पास में। मगर बड़ा बनिया है तब, बड़ा व्यापारी है तब। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये नगरों के बेसिक उनके अभिलक्षण है। इनके साथ साथ स्वाभाविक है इस नगर में, अब नगर है इसका मतलब उसमें जो निवास करने वाले जो लोग हैं, ये जो नगर है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो निवास करने वाले जो लोग हैं, नगर है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो निवास करने वाले जो लोग हैं, इसको ऐसा मान लेता हूं मैं, इसी को मैं लेता हूं जैसे कि मोहनजोदड़ो है ये। अब मोहनजोदड़ो है एक बड़ा नगर, इसको लेते हैं मान लो हम। अब इस मोहनजोदड़ो में जो है स्वाभाविक है कुछ लोग जो है इधर हो सकता है, ये भी इधर हम आगे वाले लेते हैं, यहां पर वाला इधर जो है एक जगह है ना जिनको क्या बोलते हैं, सुतका गंडोर। यहां पर क्या है, सुतका गंडोर, यहां पर ले लिया समझन आने के लिए मैंने। ये क्या है, सुतका गंडोर। अब इस सुतका गंडोर को देख लीजिए इस तरफ, और इस तरफ देख लीजिए किली गुल मोहम्मद, किली गुल मोहम्मद, ये देख लीजिए। या फिर और थोड़ा और ऊपर आ गई इधर सोर्त गोही, क्या है, सोर्त गोही, बिल्कुल अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, उधर बिल्कुल किनारे किनारे। और यहीं से कहां पहुंचते हैं हम, अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं, और वहां से भी सेंट्रल एशिया की तरफ भी पहुंच जाते हैं, और इधर अरब की तरफ भी चले जाते हैं। ये एक मीडिएटर सेंटर के रूप में काम किया है, कौन सा, सुर्तगोही, व्यापार वाणिज्य की हम आगे बढ़ा सके उसके लिए। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब यहां पर एक्चुअल में क्या है, एक दाइमाबाद जानते हैं, ये यहां पर क्या है, दाइमाबाद है, ये भी जानते हैं। अब यहां पर चलो हमने ये ले लिया, चलो कालीबंगा ले लिया। यहां पर क्या है, यहां पर क्या लिए हमने, कालीबंगा, ठीक है। ये अब ये जितनी भी है, ये भी इसको थोड़ा सा और मैं ज्यादा स्पष्ट कर दूं तो कि आगे आपको और समझने में हेल्प करेगा। मैं नेक्स्ट पेज में ले रहा हूं इनको, ऐसे इनको ऐसा मानकर चलो वो, ठीक। अब ये जो है दाइमाबाद वाला क्षेत्र है, ये यहां पर पहले जो है, यहां पर एक अमीर का जो क्षेत्र है ऐसा है, बड़ा क्षेत्र हुआ, इसको थोड़ा सा, यहां पर एक संस्कृति हुआ करता था, कौन सा, सावलदा संस्कृति, बताया था मैंने, जोरवे, राइट, क्षेत्रीय संस्कृति था ये। वैसी जो है यहां पर जो है इस तरफ कालीबंगा के पास में एक कौन था,
सोथी संस्कृति। ये कौन सा है? सोथी संस्कृति, इनकी लोग है ये, ठीक है। और यहां पर जो है, इधर इस तरफ जो है, यहां पर प्रभास, कौन सा है? प्रभास संस्कृति। कौन सा है? प्रभास संस्कृति। यहां पर जो है कोटडीजी, कोटडीजी, कोटडीजी संस्कृति, ठीक है। ये कालीबंगम है, ये वाला क्षेत्र था। और यहां पर जो है एक और जगह ना था, कुल्ली नाला, इसे बोलते हैं कुल्ली नाला संस्कृति। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं एग्जैक्टली बताने की प्रयास कर रहा हूं, एग्जैक्टली बताने की प्रयास कर रहा हूं मैं कि ये एक वृहद क्षेत्र है। ये क्या है? एक वृहद क्षेत्र है। अब इतने बड़े क्षेत्र में जो है स्वाभाविक है, कुछ यहां अलग संस्कृति के लोग, कुछ यहां पर अलग संस्कृति के, यहां पर अलग, और यहां पर अलग, यहां पर, और यहां उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अलग। कारण उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु जो है इस तरफ पूर्वी क्षेत्र की तुलना में क्या है? शुष्क है, अर्ध शुष्क है। यहां पर वर्षा की मात्रा जो है थोड़ा अपेक्षाकृत कम है, वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होगा। उसके बावजूद तो वहां पर इसका मतलब खेती बाड़ी ठीक प्रकार से नहीं होगा। वहां पर किसको उत्पादन करेंगे? वो गेहूं को उत्पादन करेंगे, जौ को उत्पादन करेंगे, खजूर को उत्पादन करेंगे, मटर को उत्पादन करेंगे, वहीं पर करेंगे ना। चावल वहां पर उत्पादन करना उतना आसान नहीं, क्योंकि अधिक पानी चाहिए उनको। वो फिर भी नगर बनेंगे, फिर भी क्या है? नगर बनेंगे। मगर उस क्षेत्र में जो नगर बनने की परिस्थिति बिल्कुल क्या है? अलग है, ठीक है। अब यहां पर जैसे कि ये इधर जो है, ये सुतका गंडोर है। ये यहां पर क्या है? सुतका गंडोर। अब सुतका गंडोर तो बिल्कुल समुद्र के जस्ट किनारे तटीय क्षेत्र में है। तो क्या है? ग्वादर बंदरगाह पर है पाकिस्तान में, एक ग्वादर बंदरगाह है ना, तो जस्ट उसके आसपास क्षेत्र में है वो। जो सुतका गंडोर कह रहा हूं मैं, वो जस्ट जो है ग्वादर बंदरगाह से कुछ किलोमीटर दूर में है, उस तरफ आगे, ठीक। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वहां पर कोई खेती बाड़ी नहीं है, कोई अधिशेष सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो रहा है जिसके बेसिस पर जो है उन बड़ नगरों का विकास हो। मगर यहां पर भी नगर हुआ, यहां पर भी बड़ा नगर बना ना। मगर ये कैसा नगर है? ये कैसा नगर है? ये बंदरगाह नगर है। ये बंदरगाह नगर है। यहां पर सुरकोतड़ा है, ये बंदरगाह नगर है। यहां पर लोथल है, ये बंदरगाह नगर है। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक। ऐसी और भी कई, यहां पर कोटडीजी संस्कृति में, तो यहां पर अपनी एक विशेष, अब देखो ये अलग अलग संस्कृति जो कह रहा हूं मैं ना, ये तो जैसे कि इसमें जो है सावलदा संस्कृति, तो यहां पर एक अपनी उनकी पहचान है। जैसे कि छत्तीसगढ़ को अगर देख लिए तो छत्तीसगढ़ में ठीक हम कहते हैं कि समेकित संस्कृति है, समझने के लिए बस एग्जाम्पल थोड़ा सा। तो बस्तर क्षेत्र की अपनी एक यूनिक पहचान है, सरगुजा क्षेत्र की अपनी एक यूनिक पहचान है, मध्य क्षेत्र की अपनी एक यूनिक पहचान है। उनमें भी और थोड़ा टिपिकल जाएंगे तो अबुझ मारियों की अपनी एक यूनिक संस्कृति है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। इस तरफ कमार जनजाति, उनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है, ये भी हो गया। और इधर इस तरफ पंडो वाले में जाएंगे तो उनकी विशिष्ट पहचान है, बिरहोर में जाएंगे उनकी अपनी विशिष्ट पहचान है। छत्तीसगढ़ी मुख्य भाषा तो ठीक है, क्या है? छत्तीसगढ़ी है। मगर बस्तर की संपर्क भाषा क्या है? हल्बी है। बस्तर की संपर्क भाषा क्या है? हल्बी। मगर वहां पर अबुझ मारिया भी बोली, मारी बोली बोले जाते हैं, कोई बोली बोली जाती है, बतरी बोली बोली जाती है। समझ रहा नहीं है? तो क्या है? क्षेत्रीय स्तर। मगर उसके बावजूद छत्तीसगढ़ की क्या है? एक समेकित संस्कृति है। भारत में भी अगर देखें तो उत्तरी क्षेत्र की अलग संस्कृति, दक्षिणी में अलग, पश्चिम पूर्व सब में अलग। नगर में जो है, मैं जहां पर रहता हूं वहां पर मेरे पड़ोसी में जो है बाजू वाले रूम में क्या बना रहे हैं और क्या खा रहे हैं, अब मुझे पूछते भी नहीं है। हम आज अलग त्योहार मनाएंगे, कल दूसरा पड़ोसी अलग त्योहार मनाएगा, और अगले दिन कोई दूसरा अलग त्योहार। समझ में आ रहा है? ये नगर में ही जो है कई प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग हैं। कहने का मतलब बता रहा हूं, बताने का मतलब क्या है कि उस नगर में क्या होगा? विभिन्नता। उसमें क्या है? सांस्कृतिक विभिन्नता होगा। उन नगरों में क्या है? सांस्कृतिक विविधता होगा। इनकी बात कर रहा हूं मैं। इस नगर में जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा?
उनके अभिलक्षण में उनमें सांस्कृतिक विविधता के तत्व होंगे। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो स्वाभाविक रूप से जो है हड़प्पाई नगर में ऐसे मिलते हैं, राइट। स्वाभाविक रूप से ऐसे हड़प्पाई नगर में ये मिलते हैं। किसी भी नगर की जब बात करेंगे, चाहे मोहनजोदड़ो की बात करें, चाहे हड़प्पा की बात करें, चाहे लोथल की बात करें, कालीबंगा की बात करें, उसमें क्या है, नगर बस्ती है, बृहद आकार है और नियोजित निवास है। जनसंख्या का बड़ा वर्ग गैर खेती कार्य में संलग्न है। सक्षम शासक वर्ग की उपस्थिति, लिपि और लेखन कला, संस्कृति और विविधता। ठीक, लिखिए लिखिए। नहीं, मैं पॉइंट बस लिखने की बात नहीं कह रहा हूं मैं कि आप लोग लिख लेंगे इसको। इतने से लिख लेंगे आप लोग, काम चल जाएगा। आप लोग लिख लेंगे, मैं जो पूछ रहा हूं आप लोग लिख लेंगे क्या इसको, डिटेल्स बना लेंगे? लिखवा दूं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मेन हेडिंग बस यही रहेगा और आगे जो बोला हूं उसी को लिखवाऊंगा उसमें भी है, जो बोला हूं उसी को लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। लिखिए जल्दी से। राइट, गुड इवनिंग। और बाकी लोग और कौन कौन है मुझे पता नहीं चल पा रहे हैं ऑनलाइन में। इसमें एक तमन्ना मैम है और बाकी लोग मुझे अपने नाम बताएंगे कौन कौन इसमें है, ठीक है। तो लिखिए, हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? हेडिंग देंगे इसमें हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नगरों का नगरीय तत्व, ठीक। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नगरीय तत्व, पब्लिक में लिखेंगे अभिलक्षण, ठीक है। जल्दी लिखिए। लिखिए, हड़प्पाई नगरों के निम्नलिखित प्रमुख अभिलक्षण थे। सीधे पॉइंट लिखा रहा हूं ना, उनको डिटेल करेंगे थोड़ी सी। हड़प्पाई नगरों के निम्नलिखित प्रमुख अभिलक्षण थे। नंबर 1, नगरी बस्ती का वृहद आकार। नगरी बस्ती का वृहद आकार। नगरी बस्ती का वृहद आकार, ये हेडिंग हो गया, ठीक है। अब इसी के अंदर लिखना है हमें ये, ठीक। इसमें लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के मुख्य नगरों में हड़प्पा सभ्यता के मुख्य नगरों में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौहदड़ो, राखीगढ़ी, धवलावीरा, लोथल, कालीबंगा, बनावली, सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा, सुतका गंडोर आदि आदि जैसे नगर सम्मिलित थे। आदि जैसे नगर सम्मिलित थे। समकालीन सभ्यताओं में समकालीन सभ्यताओं में 20 हेक्टेयर या उससे बड़े क्षेत्र
20 हेक्टेयर या उससे बड़े बीस हेक्टेयर उससे बड़े क्षेत्र वाले नगर को बृहद नगर के रूप में माना जाता था। बृहद नगर के रूप में माना जाता था। हड़प्पाई नगरों की क्षेत्र विस्तार। क्षेत्र विस्तार। क्षेत्र विस्तार। क्षेत्र विस्तार अत्यधिक वृहद के साथ साथ अत्यधिक वृहद के साथ साथ कुछ लघु नगर भी थे। जैसे जैसे इस सभ्यता के सबसे बड़े नगर मोहनजोदड़ो का विस्तार 200 हेक्टेयर से अधिक था। अधिक था। सभ्यता के दूसरे बड़े नगर राखीगढ़ी दूसरे बड़े नगर राखीगढ़ी और वैसे ही धवलावीरा हड़प्पा वृहद नगरों के समूह में थे। जबकि जबकि बनावली बनावली मिताथल मांदा छोटे नगर हुआ करते थे। हालांकि इनकी संख्या सीमित था। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट लिखिए, नियोजित निवास या फिर इसको करेंगे साथ में योजनाबद्ध निवास। योजनाबद्ध निवास हड़प्पाई नगरों की निवासी हड़प्पाई नगरों की निवासी योजनाबद्ध तरीके से बसाए नगरों में निवास करते थे। हड़प्पाई नगरों के निवासी योजनाबद्ध तरीके से बसाए नगर में निवास करते थे।
नगरों का निर्माण उच्च भूमि वाले क्षेत्र तथा निम्न भूमि वाले क्षेत्र में किया जाता था। नगरों में सार्वजनिक अवसंरचनाओं और भवनों का विन्यास, नगरों में सार्वजनिक अवसंरचनाओं और भवनों का विन्यास ग्रिड पद्धति अर्थात नहीं लिखेंगे, ग्रिड पद्धति के अनुसार आयताकार स्वरूप में बसाया जाता था। मुख्य सड़क, रुको, 10 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क, 10 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क के किनारे बड़ी नाला और उससे संबद्ध संपर्क सड़क और छोटी नाली, उससे संबद्ध संपर्क सड़क और छोटी नाली जो गलियों से भवनों तक पहुंचते थे। भवनों तक पहुंचते थे। भवनों का विन्यास नगर में विन्यास नगर में सुव्यवस्थित विन्यास सुव्यवस्थित था। भवन मजबूत नींव बनाकर एक कमरे काट देंगे, 1, 2 या 4 कमरे वाले तथा एक या एक से अधिक मंजिले के होते थे। भवन मुख्य सड़क से कुछ दूरी पर होते थे, जिनकी खिड़कियां और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे।
लगभग प्रत्येक भवन में, लगभग प्रत्येक भवन में, लगभग प्रत्येक भवन में निजी कुआं, रसोई घर, स्नानागार, शौचालय आदि की व्यवस्था होता था, आदि की व्यवस्था होता था। आदि की व्यवस्था होता था। इसके अलावा नगरों में बृहद सार्वजनिक स्थल, जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन किए जाते थे, जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन किया जाता था, का भी निर्माण करते थे, का भी निर्माण करते थे। ठीक है, इतना बहुत है। इसमें और बहुत सी बातें लिख सकते हैं ये, मतलब उस नगर की आपको पूरा मीमांसा कर देना है। मीमांसा करना समझते हैं ना, ये पूरी मीमांसा और उत्तरी मीमांसा। मीमांसा करना मतलब क्या है, बखान कर देना। ठीक है, तो जितने भी उस नगर के बारे में बताना चाहें आप उनको बता सकते हैं। और भी बहुत सारी विशेषता है, मगर बताने के लिए भी थोड़ा सा समय भी चाहिए ना, और समय की क्या है, किल्लत है। आगे लिखिए, जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग गैर कृषि कार्य में संलग्नता। देखिए ये पॉइंट लिखिए, जनसंख्या का बड़ा वर्ग, ये फिर जनसंख्या के बड़े वर्ग का गैर कृषि कार्य में संलग्नता, ये पॉइंट हो गया। जब लिखेंगे ना आंसर शीट में, इस पॉइंट को जो है थोड़ा सा लाइन खींच देंगे। ठीक है, लिखिए, हड़प्पाई नगरों के मुख्य अभिलक्षण में यहां बहुत महत्वपूर्ण है कि हड़प्पाई नगरों के मुख्य अभिलक्षण में यहां बहुत महत्वपूर्ण है कि है कि इसके निवासी इसके निवासी उन्नत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद उन्नत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद होने के बावजूद गैर कृषि कार्यों में इनकी संलग्नता है, गैर कृषि कार्य में इनकी संलग्नता है। नगर की अधिकांश जनसंख्या व्यापार एवं वाणिज्य की गतिविधियों में व्यापार एवं वाणिज्य की गतिविधियों में, कॉमा,
शिल्प और कारीगरी जैसे विशेषीकृत कार्य में लगे निवासी और प्रबुद्ध शासक और योद्धा वर्ग, प्रबुद्ध शासक और योद्धा वर्ग नगरों के मुख्य निवासी थे। हालांकि नगरों के सीमांतीय भाग में, लिखने की स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ा सा जल्दी, नगरों के सीमांतीय भाग में सीमित रूप से कृषकों की उपस्थिति होते थे, हुआ करता था। कृषकों की उपस्थिति हुआ करता था। हो गया? ठीक। अब चौथा पॉइंट देखेंगे, ये वाला। सक्षम शासक वर्ग की उपस्थिति। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार मौर्यकालीन नगरों की प्रशासन की व्यवस्था एक समिति के द्वारा संचालित किया जाता था। एक समिति के द्वारा संचालित किया जाता था। वैसे ही हड़प्पाई नगरों का प्रशासन हड़प्पाई नगरों का प्रशासन सक्षम शासक वर्ग के द्वारा संचालित किए जाते थे, जिसका प्रमाण नगरों की सुव्यवस्थित बसावट और प्रबंधन की उनकी उत्कृष्टता, नगरों की सुव्यवस्थित बसावट और प्रबंधन की, क्या लिखे, प्रबंधन की उत्कृष्टता, उत्कृष्टता है, ये प्रमाण है उसका ना, ये लिखे। इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार नगरों में भवनों का विन्यास, भवनों का विन्यास, जल प्रबंधन की व्यवस्था,
स्वच्छता एवं सफाई स्वच्छता एवं सफाई की विशेष व्यवस्था आदि सक्षम शासक वर्ग जो नगर में ही निवास करते थे की उपस्थिति में किया जा सकता था हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, लिपि और लेखन कला। हड़प्पाई नगरों की मुख्य अभिलक्षण में हड़प्पाई नगरों की मुख्य अभिलक्षण में ये पॉइंट पहले लिखे है ना? हाँ, पॉइंट लिखे ना पहले। हाँ, क्या लिखे फिर आगे? हड़प्पाई नगरों के मुख्य अभिलक्षण में लिपि एवं लेखन का प्रयोग विशिष्ट थे जिसके प्रमाण विभिन्न नगरों में मिले उनकी मोहरें तथा अन्य मोहरें तथा अन्य वस्तुएं नहीं, मोहरे तथा सीलों में प्राप्त होते हैं। सील समझते हैं? सील समझते हैं ना? ये में थंप लगा देते हैं ऐसे, व्यापारिक वालों को सील मिलता था उस समय, उनका सील बना हुआ था ये अलग अलग हॉलमार्क वाला, ठीक है। में मिलते हैं, क्या लिखे फिर से? नहीं, पूरा सेंटेंस पढ़िए एक बार। इनके प्रमाण वहां से लिखे ना, सील में प्राप्त होते हैं, लास्ट में लिखे ना, सीलों में प्राप्त होते हैं, राइट। ठीक, साथ ही व्यापार एवं वाणिज्य की गतिविधियों के सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए भी लेन देन की क्रियाओं का दस्तावेजीकरण में लेखन का विशेष महत्व होता था। यहां लगभग प्रत्येक नगर की एक विशिष्ट पहचान थी, क्योंकि नगरों की विशिष्ट पहचान थी, क्योंकि नगरों में
व्यापार एवं वाणिज्य की गतिविधियों को संचालित किए जाते थे। व्यापार एवं वाणिज्य की गतिविधियों को संचालित किए जाते थे। राइट। अब इसमें ये लास्ट पॉइंट लिखिए, सांस्कृतिक विविधता। इसमें आप लोग पॉइंट लिखेंगे, सांस्कृतिक विविधता के साथ एकरूपता। के साथ एकरूपता। लिखाने में काफी समय जाता है, ऐसे जल्दी लिखिए, सांस्कृतिक विविधता के साथ एकरूपता। हड़प्पाई नगरों का विशाल आकार। हड़प्पाई नगरों का विशाल आकार। विशाल जनसंख्या। जिसमें जिसमें सुदूर क्षेत्रों से विभिन्न वर्ग समुदाय, जिसमें क्या लिखे, पूरा सेंटेंस फिर से पढ़िए एक बार। समूह फिर से, विभिन्न सुदूर क्षेत्रों से विभिन्न वर्ग और समुदाय के लोग नगर के वासी होते थे। नगर के वासी होते थे। यहां विभिन्न समुदाय अपनी स्थानीय व क्षेत्रीय संस्कृति को साथ लेकर साथ लेकर नगरों में एक मिलीजुली किंतु एक मिलीजुली किंतु समेकित संस्कृति को जन्म देते थे। नगरों की इस मिलीजुली संस्कृति में क्षेत्रीय संस्कृति की विशेषताओं का समावेश होता था। जिसमें उसकी विविधता की झलक मिलती थी। जैसे जैसे मुख्य हड़प्पाई नगरों में मुख्य हड़प्पाई नगरों में
राजस्थान, उसको राजस्थान नहीं करेंगे, वो थोड़ा अच्छा नहीं होगा। कालीबंगा की सोथी संस्कृति, सोथी संस्कृति, कालीबंगा की सोथी संस्कृति। वहां कुल्ली नाला, आमरी नाला, और कोट डीजी संस्कृति आदि आदि की विशेषता मिलते थे। आदि की विशेषता मिलते थे। इस प्रकार हड़प्पाई नगरों में सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ एक मिलीजुली समेकित संस्कृति नगरों के विशिष्ट अभिलक्षण होते थे। विशिष्ट अभिलक्षण होते थे। हो गया? अब इसमें जो है एक ये लिखिए क्या, हड़प्पा सभ्यता के जीविकोपार्जन के साधन, हेडिंग लिखे। हड़प्पा सभ्यता में जीविकोपार्जन के साधन नहीं, साइड में देखिए आगे थोड़ा सा। ठीक है, इसको लिखते चले जाएंगे सीधी से। हड़प्पा सभ्यता में जीविकोपार्जन के साधन, इसका मतलब समझ में आ रहा है? ये पहले समझ लो इनको, वो इनको समझ लो पहले ये। ठीक है, एक तो जो है, जो हड़प्पा सभ्यता है बेसिकली एक किस प्रकार की सभ्यता है? एक नगरी सभ्यता है। ये हड़प्पा नगर, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप की अगर बात करें, स्वरूप कैसा है? ये एक नगरी सभ्यता है। अब नगरी सभ्यता है, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें स्वाभाविक रूप से क्या है? जटिलता है। जटिलता किस प्रकार से होगा? क्योंकि इसमें क्या है? नगर है,
बड़े नगर है, बृहद नगर है। कुछ छोटे नगर है और कुछ क्या है, बड़े नगर है। और बड़े नगर है चाहे वहां छोटे नगर है, स्वाभाविक है उस नगर में दूर दराज क्षेत्र से लोग आकर के वहां पर बसते हैं। राइट, लोग उस नगर में जो है दूर दराज क्षेत्र से आकर के बसते हैं। कारण, जैसे वर्तमान में भी अगर देखें नगरीकरण को, तो नगरीकरण को प्रभावित करने वाले दो फैक्टर काम करते हैं। एक पुल फैक्टर कहते हैं और एक जो है पुश फैक्टर होता है। पुल फैक्टर का मतलब क्या है, नगर अपनी तरफ खींचता है, लोगों को खींचता है ना। कैसे, यहां पर हॉस्पिटल है, स्कूल है, बड़े बड़े कंपनियां लगी हुई है, यहाँ पर क्या है, रोजगार के अवसर है, शिक्षा के यहाँ पर अच्छे गुणवत्ता वाले, समझ में आ रहा है ये तो ये क्या है, सुदूर क्षेत्र से लोगों को यहाँ पर क्या है, खींचता है ये। दूसरा, कुछ चीज ऐसे है जो दूसरे दूर क्षेत्र में है, तो वहां पर है उनको बाहर जाने, वहां से बाहर जाने के लिए प्रेरित करता है। क्या, वहां पर कोई रोजगार के साधन नहीं है, तो क्या है, नगर में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ये। तो स्वाभाविक है सेम परिस्थितियां उस समय जो है कहां पर रहे होंगे, उन हड़प्पाई नगरों में। सुदूर क्षेत्र में जो ग्रामीण बस्तियां हैं, जिनके पास में कोई काम उनको ठीक से नहीं मिल पाया, तो क्या करेगा, रोजगार की तलाश में कहां जाएगा, नगरों में जाएंगे ना। कहां जाएंगे वो, नगरों में जाएंगे ये। तो स्वाभाविक है अब सुदूर क्षेत्र से, अब ऐसे जो है ये पूरा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ना ये, तो ऐसा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है हड़प्पाई सभ्यता के ये। तो इनमें अब ये सब जाएंगे कहां पर, नगरों में जाएंगे ना। अब कुछ इनमें अपन लोथल पहुंच गया, कुछ मोहनजोदड़ो पहुंच गया, कुछ इधर हड़प्पा पहुंच गया, कुछ चहुदड़ो पहुंच गया, कुछ इधर राखागढ़ी पहुंच गया। तो स्वाभाविक है ये लोग कहां से जाएंगे, सुदूर क्षेत्र से जाएंगे ये सब क्या है, सुदूर क्षेत्र से जाएंगे। कुछ इधर से गए, कुछ यहां से आ गए, चलो यहां पर, कुछ इधर से जो है और यहां पर पहुंच गए, ऐसे ही कुछ यहां से इधर इधर भी आ गए ये रोजगार की तलाश में। ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, ये जो नगर है, इस नगर की संरचना कैसा है, बहुत जटिल हो जाएगा। नगर की संरचना क्या है, जटिल हो जाएगा। जटिल होने का मतलब क्या है कि इस नगर में जो है कुछ धनी वर्ग भी रह रहा है, कुछ व्यापारी वर्ग भी रह रहा है, कुछ शासक वर्ग भी रह रहा है, कुछ योद्धा वर्ग भी रह रहा है। यहाँ पर कुछ जो है जो फेरी फेरर है इनका बाहरी हिस्सा, उसमें कुछ कृषक भी हो सकता है नगर के बाहरी हिस्से में सब्जी भाजी बोने के लिए। ठीक है, क्योंकि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं ये। ठीक है, कृषक भी है साथ में जो है, इतने हैं तो उसमें श्रमिक तो होंगे होंगे, कुछ मजदूर तो होंगे होंगे, कुछ कारीगर शिल्पकार तो होंगे होंगे। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं, ये कहने का मतलब ये है कि इस नगर ने एक जटिल प्रकार की संस्कृति को जन्म देगा। ठीक है, जिनमें अब जटिल प्रकार की संस्कृति मतलब क्या है, अब लोग अलग अलग क्षेत्र आकर के वहां पर क्या है, अपना काम धाम कर रहे हैं। कई प्रकार के जो है यहां पर जो है साधन बनेंगे जिससे उनकी जीविका चले। नगरों में जो है अभी वर्तमान में क्या है, ठीक है, गांव में जो है कोई गुपचुप खाते नहीं थे, मगर यहां पर गुपचुप बड़ी मात्रा में खाते हैं, चलते हैं। समझ रहा है ना, ये पोहा बना करके लोग किनारे किनारे बेच रहे हैं, इडली देख रहे हैं। गांव में जाकर कितना बिकेंगे, नहीं बिक पाएगा वो। तो क्या करेंगे लोग, नगर में आएंगे ना। मतलब नगरों में जो है अपनी जीविकोपार्जन के लिए जो है साधन बहुत सारे बन सकते हैं। तो मैं वही पूछ रहा हूं कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर हुआ करते थे, हड़प्पा सभ्यता में जो है जीविकोपार्जन, हड़प्पा सभ्यता की बात करो ओवरऑल में, उनमें जीविकोपार्जन के क्या क्या तरीके हुआ करते थे। राइट, समझ में आया इसका मतलब क्या है। जैसे वर्तमान में कुछ लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ लोग क्या है पशुपालन कर रहे हैं, कुछ लोग क्या है उद्योग धंधे लगा रखे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं बड़ा व्यापार और वाणिज्य की काम करते हैं, यही है ना। कुछ लोग जो है सुअर पाल रहे हैं, कुछ कुक्कुट पाल रहे हैं। तो समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। कुछ लोग जो है पढ़ाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग बैंक वाले में काम कर रहे हैं, तो क्या है, राइट। तो अपनी जीविका को चलाने के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्या है, उनकी उपजीविका। समझ में इसका मतलब अब, ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता में जीविकोपार्जन के साधन, तो क्या क्या साधन, पहले साधन क्या है, उन्नत कृषि आधारित इनकी व्यवस्था है। तो क्या करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। पहले साधन क्या है,
पहले साधन क्या है इनका? उन्नत कृषि कृषि और पशुपालन। दो चीज है ये। पहले पॉइंट कौन हो गया इनका? उन्नत कृषि और पशुपालन। ठीक, अब इनको समझ लो, फिर आप लोग लिख भी लेंगे इसको। वो पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, फिर आगे इसको लिख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन दे दूंगा, मुझे लास्ट में याद दिलाना है इनको वो। ठीक है, तो जैसे बताया मैंने, एक नगरी सभ्यता है, तो नगरी सभ्यता के स्वरूप में होने की वजह से इस सभ्यता के जो है नगर में या फिर नगरों में, इस पूरी सभ्यता में क्या है? जटिलता है, जिसकी वजह से जो है कई अलग अलग जो जीविका के संचालन, जीविका के साधन को संचालित करने के लिए अलग अलग साधन मौजूद है। राइट, तो कुछ लोग यहां पर क्या है? उन्नत कृषि करते हैं। तो कृषि किस प्रकार की अवस्था में है? उन्नत अवस्था में है। तभी जो है ये बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? अतिरेक उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन करते हैं। खेती के लिए क्या चाहिए इनके पास में? अच्छा उर्वर भूमि। उर्वर भूमि इनके पास में है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या है? उर्वर फर्टाइल लैंड है। कृषि के अनुकूल इनकी जलवायु है। खेती करना जानते हैं। खेती के लिए जो आवश्यक उपकरण है, पत्थरों से अच्छे बनाए जा सकते हैं, शिल्पकारी करके तांबे से बनाए जा सकते हैं, और साथ में ये कांसे से भी बनाए जा सकते हैं। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं ये? तो एक्चुअल में क्या है, इनकी जो कृषि जो स्थिति है बहुत ही उन्नत है। अब कृषि को अगर उन्नत, तो कृषि के लिए क्या है इनका? कई प्रकार के। अब खेती में क्या है इनका? बुआई करने। तो बुआई के क्या है इनका? अब हल चलाना, तो हल किससे चलाएंगे? बैल से चलाएंगे, ऊंट से भी चलाएंगे, ऊंट से भी चलाएंगे। कृषि के जोते हुए साक्ष्य कहां से मिले हैं हमें? कालीबंगा से मिला हुआ है। और वो बनवाली से क्या मिला है? हल मिला है, टेराकोटा। पत्थर के जो है हंसिया बनाते हैं, पत्थर के कुल्हाड़ी बनाते हैं, पत्थर के जो है वो कटाई और मिसाई पूरी काम यही से करते हैं। इनके बैलगाड़ियां, दो चक्के वाली बैलगाड़ियां मिले हुए, टेराकोटा मिला हुआ है बैलगाड़ी के, और साथ में कुछ तो चार चक्के वाली बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी के जो पहिए है वो बिल्कुल सॉलिड वाला भी है, एक ऐसे वाला चक्के बने हुए हैं। ये तो थोड़ा सा, हाँ ये, तो इसमें क्या है, ये पूरी से भरे हुए हैं ये। मतलब इनको ऐसा समझ लीजिए कि ये ऐसा पूरा ये भी गायब हो गया। ठीक है, मतलब ये ऐसे पूरा सॉलिड होता है ना, लकड़ी के बड़े तख्त तक उसका गोल काट दिए हमने, और एक इधर और एक ऐसा बन गया, दो चक्का इधर लगा दी हमने, दो ऐसे इधर। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? तो ये क्या है? सॉलिड वाला चक्का हुआ। और एक चक्का क्या होगा? साइकिल की स्पोक लगाते हैं, तो उसमें क्या है हमने, ये थोड़ा सा खराब हो जाएगा, इसके लिए मैं इधर, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? तो चक्के कितने, दो प्रकार के चक्के मिले इनके। ये एक कैसे है जिनमें आरा वाला चक्का, ऐसा ऐसा बनाए, और इसमें ऐसे, ठीक है, स्पोक लगा करके आरा वाला चक्के मिले हैं ये। और कुछ क्या है बिना आरे वाले, सॉलिड में। समझा रहे हैं ये? इससे क्या है, तो स्वाभाविक है इसमें जो कृषि की जो स्थिति है, जो अवस्था है, बहुत ही क्या है, समृद्ध है, विकसित है ये। किसान अपने लिए तो उत्पादन करते ही हैं, अपने लिए उत्पादन करने के साथ साथ जो है उत्पादन इतना अधिक है, सरप्लस है, कि वह नगरों में जाकर के बेच सकते हैं। नगरों में जाकर अधिशेष जो उत्पादन हुआ है उनको वो बेच सकते हैं। तो नगर में जो लोग रहते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी उनके पास में अतिरेक अनाज या उत्पादन है। उन्हीं को जो है व्यापारी वर्ग, उन्हीं को व्यापारी वर्ग कहां करेंगे? जिनको नगरों में या फिर अन्य क्षेत्रों में जो आवश्यकता है वहां पर, या फिर नगर के बाहर, और या फिर कह सकते हैं पूरा हड़प्पाई क्षेत्र के बाहर। दिलमुख नगर, कुवैत बहरीन वाले क्षेत्र में दिलमुख नगर, माकन एक जगह का नाम है। ठीक है, और इस तरफ सुरतगोई अफगानिस्तान की तरफ। तो अफगानिस्तान इधर, इधर से ऊपर जाएंगे क्या सुरतगोई है, और यहां से कहां पहुंच जाएंगे? उधर
मेसोपोटामिया की तरफ, और वहां से सेंट्रल एशिया की तरफ एक एक रास्ता, स्थल मार्ग है ये क्या है, स्थल मार्ग है ये क्या हुआ, स्थल मार्ग है यहां से ये। और वैसी जल मार्ग वाला तो यहां पर क्या है, लोथल है, यहां पर क्या है, लोथल। अब लोथल से अब यहां से खंबात की खाड़ी होते हुए कहां पर, किधर जाएंगे, किधर से कहां, किधर कहां जाएंगे, अब अरब सागर से होते कहां जाएंगे, कुवैत बहरीन की तरफ पहुंच जाएंगे। और वहां पर क्या है, वहां पर एक नगर मिलता है, नाम मिलता है उनका, प्राचीन नाम मिलता है दिलमुख नगर। क्या नाम उनका, दिलमुख नगर। क्या है इसका तमाशा है ये, ठीक है, दिलमुख नगर। और दिलमुख नगर के साथ साथ जो है ऐसा जो है एक और नाम जो है, जो मेसोपोटामी साहित्य में मिलता है, उसका नाम है मेलूहा, मेलूहा, ठीक है, मेलुहा। तो ये मेलुहा जो शब्द है ना, एग्जैक्टली ये देखा जाए तो मेलुहा जो शब्द है, ये सिंधु घाटी क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्या बोलते हैं, मेलुहा। और यहां पर जो बता रहा हूं मैं कौन सा, इधर इधर जब आएंगे तो यहां पर एक जगह का नाम क्या है, दिलमुख नगर, दिलमुख नगर, ठीक है। तो ये कुछ बड़े ऐसे, तो इसके माध्यम से जो है कहां पहुंच गए हम लोग, जो है अरब क्षेत्र में पहुंच गए, और अरब से फिर से वहीं कहां पर, ये मेसोपोटामिया, और वहां से फिर सेंट्रल एशिया तक, अरब क्षेत्र तक, इधर वहां से फिर अफ्रीका तक उनकी पहुंच ऐसे बना सकते थे। ये कहने का मतलब ये है कि जो ये जो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है, इनका जो व्यापार और वाणिज्य जो है, किसके बेसिस पर, उस कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था है उनके बेसिस पर। कृषि में अधिशेष उत्पादन है, उस सरप्लस प्रोडक्शन ने किसको दिया, व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों को बढ़ाया। तो ना केवल आंतरिक बल्कि बाह्य, और बाह्य कहां तक पहुंच गया, सुर्तगोई से होते हुए, इस सुर्तगोई से होते हुए कहां तक, मोसोपोटामिया, ईरान और इराक वाले क्षेत्र से होते हुए कहां तक, मध्य एशिया तक। और वैसे इस तरफ जो है, इस तरफ दिलमुख नगर, इस तरफ क्या है, ये समुद्री समुद्री मार्ग से कहां पहुंच गए, दिलमुख नगर, कुवैत बहरीन तक पहुंच गए, और वहां से पूरे अरब क्षेत्र से होते हुए कहां पर, अफ्रीका तक, मतलब मिस्र की सभ्यता तक। तो दोनों जो समकालीन जो बड़ी सभ्यता है, उनके उनके साथ इनका व्यापार और वाणिज्य है। इसको आधार कहां से मिला, उन्नत कृषि और पशुपालन। समझ में आ रहा है ये सबसे बेसिक फीचर रहा था इनका। ये तो स्वाभाविक है, इसमें इसमें जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत बड़े जो वर्ग है, वो कहां किस काम में लगे हुए हैं, खेती में लगे हुए हैं, खेती और पशुपालन में लगे हुए हैं। अब पशुपालन में तो जानते हैं कई प्रकार के पशु है। अब कृषि में अगर देखेंगे तो खेती में क्या है, इनके 2 फसल क्या 3 फसल है, 3 फसल मतलब कौन कौन है, ये क्या है, खरीफ है, और रबी भी है, और जायद भी है। तो जायद में कौन सा, खरबूजे के मिले हैं, मिले ना, खरबूजे के कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो एक भी अगर कुछ मिल गया ना, तो है ना कि उसको थोड़ा फूक फूक कर प्रयोग करेंगे। जहां भी मिला है, खरबूजा मिल गया, साक्ष्य मिला है, अब खजूर भी मिला है, ठीक है। अब खजूर के बारे में जानते हैं, वो क्या है, कम, जहां पर कम बारिश कम, वर्षा कम हो रहा होता है, उसी क्षेत्र में खजूर का उत्पादन हो सकता है ना। तो स्वाभाविक के कहां पर उत्पादन होते रहे होंगे, इसी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ये शुष्क प्रदेश है ना, ये अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, इधर वर्षा ज्यादा है, इधर भी वर्षा थोड़ा सा ज्यादा है, मगर यहां पर वर्षा ऐसी भी थोड़ा सा कम। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं, ये इस तरह से। ये तो बहुत बड़ी जो वर्ग है जनसंख्या का, वो किसमें लगे हुए हैं, उनकी जीविका किससे चलती है, खेती बाड़ी है और पशुपालन है। पशुपालन भी ठीक ठाक मात्रा में है। पशुपालन में क्या क्या पालन करते हैं, ये बैल तो चाहिए ही चाहिए, खेती बाड़ी कर रहे हैं तो क्या चाहिए, बैल चाहिए ना। तो बैल तो चाहिए, मतलब क्या है, गाय है, बैल है, भैंस है, ठीक है, और ऊंट भी है, कुत्ते भी पालते हैं ये, कुत्ते भी पालते हैं, और साथ में जो है, और क्या है, सुअर का ही पालन करते हैं, ठीक है। और भी है, कई ऐसे पशु है जिनको पालन नहीं करते, ऊंट का पालन करते हैं, ये ऊंट से भी हल चलाते हैं, ठीक है। हाथी भी है, ये सबसे ये सब पशु तो वो परिचित तो है ना, ठीक है। तो मुख्य जो इनका जो है उपजीविका का या उनकी जीविका का एक बड़ा साधन क्या है, कृषि, और साथ में क्या है,
पशुपालन। दोनों एक बात साथ दे दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो है, अब पशुपालन के साक्ष्य में कहां पर मोहरे प्राप्त हुए, जितने भी ज्यादातर मोहरे में क्या है, किसी न किसी पशु का उल्लेख है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है पद्मासन में बैठा हुआ एक योगी के आसपास घूमता हुआ कोई हिरन है, कोई बाघ है, कोई हाथी है, गेंडे है और कुछ पक्षी भी उसमें, समझ आ रही है। तो हर एक भी इस प्रकार से, और एक जो है वो बैल, कुबल वाले बैल को जो है उसकी भी साक्ष्य मिले हुए हैं, और एक बिना कुबड़ वाले भी कुछ विचित्र एक जीव, एक जानवर का भी जो है उसके साक्ष्य मिले, कनिंघम को मिला हुआ है, राइट। तो ये सब क्या है, तो कुछ लोग इसमें क्या है, खेती बाड़ी करते हैं ठीक ठाक मात्रा में, ठीक है। और कुछ लोग क्या काम करते हैं, पशुपालन करते हैं। दूसरी दो उपजीविका की बात कर दिया मैंने। तीसरी बातें, दो चीज ले लिया, चलो उसके बाद में कुछ लोग और क्या काम करते हैं, शिल्प और कारीगर और निर्माता है। ये शिल्प, ये शिल्पकार है, कारीगर है और निर्माता है, ठीक है। अब इसमें कई बातों को ले लिया मैंने एक साथ में। अब शिल्पकारी, तो शिल्पकारी में क्या है, कई प्रकार के शिल्पकार है। ये क्या है, ये पत्थरों को तराशने वाला भी उनकी शिल्पकार है। पत्थरों को तराश कर क्या बनाते हैं, हंसिया बनाते हैं, कुल्हाड़ी बनाते हैं, समझ में आ रहा है ये। अब उसमें फिर कृषि के लिए और भी कई अलग अलग उपकरण बनाएंगे, ठीक है। खुदाई के लिए से बड़े से लंबे वाले पत्थर वो बनाते हैं, ये मतलब ना ये इस तरह का ये, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर जो है इसमें कपड़े बनाएंगे। तो कपड़े मतलब किस प्रकार से, कपास का उत्पादन होता है, कपास का उत्पादन होता है, तो कपास का उत्पादन, तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। साथ में रेशमी कपड़े भी साक्ष्य मिले हैं, उनके उनके जो है मिट्टी के जो हिस्से जो मिले हैं वहां पर, उसमें उसके साक्ष्य है, उनके चिन्ह बने हुए हैं। किसके, पतले कपड़े, बहुत बारीक महीन कपड़े के, मतलब किसके, रेशमी कपड़े के, ऊन की भी कपड़े हैं। तो ये सब बनाने के लिए तो चाहिए लोग ना, उसमें भी लोग लगे। देखो आपको बस थोड़ा सा कल्पना करना है, ये कल्पना इस बात के लिए करना है। अब उसमें भेड़ पालन तो, भेड़ बकरी पालन तो करती ही है ना, ठीक है। तो उसमें से क्या है, उनके ऊन निकाल करके उनसे जो है फिर उनकी कताई बुनाई करना, फिर उससे क्या है धागे बनाना, फिर उससे कपड़े बनाना, समझ रहे। कपड़े बनाने बनाने में भी काम लगे रहेंगे लोग, और लोग उनको बेचेंगे तब भी क्या है, लोग उसको, उनको जीविका का साधन बनेगा ही बनेगा, समझ में आ रहा है ये, ठीक। तो कई प्रकार के कुंभकार है, तो क्या करेंगे, वो कुंभकारी करेंगे, मटके बनाएंगे, अलग अलग रंग के मटके बने, अलग रंग मतलब लाल रंग के मटके बनाते हैं और उनको काले रंग से बड़े सजा देते हैं, समझ में आ रहा है ना ये। पीपल के पत्ते के पत्ते बनाएंगे यहाँ पर सजावट करने के लिए, कहीं पर इसे तिकोना आकार का बनाएंगे, समझ में आ रहा है ये। तो ये मटके बनाने के लिए कुंभकार चाहिए, और वो क्या है, चाक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, चाक का। उत्कृष्ट स्तर का बनावट है इनकी, ये क्या है, उत्कृष्ट स्तर के बनावट है ये। तो कुंभकारी भी अपने आप में क्या है, जीविकोपार्जन का एक तरीका है। बढ़ाईगिरी, बैलगाड़ी बनाना है ना, नाव बनाना है, तो कौन बनाएगा, ये बढ़ाईगिरी। अब बड़े बड़े भवन बनाए हैं, सड़कें बनाए हैं, नालियां बनाए हैं पक्की पक्की ईंटों से, तो कौन बनाएगा ये नालियां और भवन, राजमिस्त्री कह दे, राजगिरी काम, समझ में आ रहा है ये। कांसे की जो है नर्तकी की मूर्ति है, और केवल कांसे के नर्तकी की मूर्ति वो तो मिल रहे हैं, तत्कालीन समय कई ऐसे मूर्ति और कई उनके आभूषण और उनके जवाहरात बने रहे होंगे, समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो ये सोने के आभूषण तो, सुनार तो, स्वर्णकार तो रहे ही होंगे। तांबे के औजार या हथियार और कप और बक्सी और ताली और लोटा बनाया जाना है, तांबे का ना, तो क्या है, ताम्रकार कपड़े बनाया जाना है। तो उसके लिए कौन लोग चाहिए, बुनकर चाहिए। अब उस कपड़े में जो है उनको थोड़ा सा ज्यादा और सजाना है, उसको क्या बोलते हैं, कब सजाते हैं ना, वो देखिए फ्रेंच कट रखा हुआ व्यक्ति, एक पुरोहित जो है, वो फ्रेंच कट कहना भी थोड़ा सा, अब उस ऐसे वाले रखने का थोड़ा सा अपमान हो जाएगा, क्यों, फ्रेंच में कोई शुरुआत नहीं किया है, वो शुरुआत कहां पर किया है, हड़प्पा में किया है, वो भी कितना 4,500 साल पहले। उनके थोड़ी सी इतिहास ठीक नहीं है,
इसीलिए उन्होंने ऐसा कह दिया है। ठीक है, तो समझ में आ रहे हैं? उसमें देखिए, उसमें कैसे ओढ़ के रखे हैं, तो उसमें जो है क्या है, उसमें ऐसे बनाया ना ये, उसमें सजावट के लिए पुरोहित की जो मूर्ति दिखाया था मैंने, जो सिलखड़ी से बना है, उसमें चादर ऐसे ओढ़े हुए है, उसमें कढ़ाई किया गया है। ये बोलते हैं ना, उसको सजाया जाता है कपड़ों को। ठीक है, तो जानते हैं, पहले से बताना चाहिए ना, उस शब्दों को मैं इतने समय से ढूंढ रहा हूं। ठीक है, हाँ, तो ये अलग अलग कारीगर है इसमें ये। ठीक है, तो निर्माता, अब निर्माता मतलब क्या, मोहरे बनाने वाला है। चौधड़ों में फैक्ट्री मिला है। ठीक है, चौधड़ों में जो है, चौधड़ों मिला हुआ है, कालीबंगा में मिला हुआ है, लोथल में भी मन के बनाने का फैक्ट्री मिला हुआ है। ठीक है, ये तो निर्माता हुआ ना। तो कई बड़ी मात्रा में सामान बनाते हैं ना ये, वो मटके भी विलासता युक्त जो है वस्तुएं बनाते हैं, ये विलासता युक्त वाला। ठीक है, लोग विलासता युक्त जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं, विलासता युक्त मतलब क्या है, जीवन का एक उत्कृष्ट स्तर है, जो वर्तमान में भी जो है वैसा नहीं है। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, विश्वकर्मा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ये ऐसा प्रतीत होता है कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं से प्रेरित होकर के हम सभी काम शुरू कर रहे हैं। वर्तमान में जो नगरीकरण को प्रोत्साहित दे रहे हैं, प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो वर्तमान में जो नगर है, उस नगर में या फिर जो है हड़प्पाई नगरों में से ऐसी कौन कौन से बेसिक तत्व है, हड़प्पाई नगरों में ऐसी कौन कौन से कुछ बुनियादी अभिलक्षण है जिसने वर्तमान में जो नगर का विकास किया जा रहा है, उन नगरों के विकास के लिए सीखा जा सकता है। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो वर्तमान में जो नगर है उस नगरीकरण को प्रोत्साहित करता है? मैं जो कह रहा समझ में आ रहा है ये? तो वर्तमान में हड़प्पाई नगरों की प्रासंगिकता क्या है? प्रश्न लिखिए। वर्तमान में हड़प्पाई नगरों की प्रासंगिकता। वर्तमान में हड़प्पाई नगरों की प्रासंगिकता क्या है? एक लिख के लाइए और उसको मैं डील भी कर दूंगा फिर। ठीक है, तो कितना हुआ? एक कृषक हो गया, उन्नत कृषि वाला है, पशुपालन 2 नंबर, 3 नंबर शिल्पकार है, कारीगर है और निर्माता। तो कई शिल्पकार है, ले सकते हैं जितने भी नाम लेंगे। कारीगर में कई कारीगर है और निर्माता, तो उसमें जो है कई प्रकार के निर्माण करने वाले लोग रहते हैं। भवन बनाने वाला अलग है, तो उसमें मोहरे बनाने वाला अलग है, सील बनाने वाला भी अलग है। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद फिर क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में लोग किसमें लोग लगे हुए हैं? व्यापार और वाणिज्य में। व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड और कॉमर्स में लगे हैं बड़ी मात्रा में लोग। ये बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। वर्तमान में समस्या क्या है हमारे यहाँ? यही समस्या है ना। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थोड़ा ठीक ठाक मात्रा में उद्योग इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाए दिए होते तो इस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होता। मगर साथ में आवश्यक क्या है, स्किल देना पड़ेगा लोगों को ना। तो उस समय भी जो है ठीक ठाक मात्रा में तो रहे होंगे, तो समस्या क्या होता है, बेरोजगारी अगर उस समय फैल जाता तो फिर क्या है, पतन का भी कारण बन जाता है ना। ठीक है, हो सकता है वहां संसाधन का अति मात्रा में दोहन कर दिया। अब देखो, अब यहां पर जो है कुछ ऐसे जो है, देखो अब इसमें जो, अब नगर में, तो नगर में नगरों में क्या होगा, अब जैसे समाधान नगर में क्या होता है, ज्यादा अब खेती तो नगर में तो नहीं खेती बाड़ी होगा। ठीक है, मगर हाँ, जब सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है दूर दराज क्षेत्र में, मतलब क्षेत्रीय जो फेरीफेरल जो क्षेत्र है, वहां पर ग्रामीण बस्तियां हैं, वहां पर जब खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसमें जो उत्पादन हुआ उसको वहां से हमें लेकर के आना है। तो लेके आने वाला काम, इतिहासकारों में लगभग ये एक मत है कि पुरोहित वर्ग ये काम करते थे। कौन करते थे? पुरोहित वर्ग। सुदूर क्षेत्र में जो अनाज का उत्पादन होता है, किसान तो अपने रख ही लेंगे, अपने अपने आवश्यकता की जितनी भी है, मगर उसके बाद बाकी और कहां, किसके पास में आ गया?
उस पुरोहित के पास में, जिनको वर्तमान में बोलते हैं ना बनिया लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, इकट्ठा तो कर ही रहे ना, और वो सबको इकट्ठा करे कहां ले आते हैं, इधर मंडी में ले आते हैं, नगर में ले आए ना, यही हुआ ना बेसिकली ये। ठीक, अब वहां से फिर क्या होगा, वो नगर में फैल कर, नगर से कुछ लोग हो सकते हैं उनको यहां से किसी दूसरे राज्य भेज दे, और कुछ लोग हो सकते हैं यहां से जो है किसी और देश को भेज दे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या है, कुछ बड़ी मात्रा में लोग क्या करते हैं, इसमें व्यापार करते हैं, व्यापारी है, उसमें रोजगार मिले है, वाणिज्य, ट्रेड और कॉमर्स दोनों एक्टिविटीज है ये। तो इस प्रकार से कुछ लोग क्या है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ लोग पशुपालन कर रहे हैं, कुछ लोग शिल्पकारी है, कुछ लोग कारीगर है, और कुछ लोग क्या है, निर्माता, कुछ व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए हैं। और भी ऐसे कई बातें बता सकते हैं, और भी ऐसे कई बातें बता सकते हैं। ठीक है, मगर मुख्य रूप से यही है। कुछ लोग इसमें और नाम दे देंगे, तो इसमें क्या है, कुछ शासक, अधिकारी, और कौन है, योद्धा तथा सैनिक। ये भी जो है रोजगार का एक साधन बना हुआ है। अब स्वाभाविक है, इतना लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा सड़क बनाए हैं, तो उसमें यातायात कर्मी तो होंगे ही होंगे ना, ट्रैफिक पुलिस, समझ में आ रहा है ये। अब इतनी उत्तम व्यवस्था बना रखा है, तो उसमें उसको देखरेख करने के लिए तो अधिकारी और कर्मचारी चाहिए चाहिए, भगवान के भरोसे छोड़ नहीं सकते। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो ये क्या है, एक शासक वर्ग है, अधिकारी, और उसमें योद्धा, योद्धा मतलब सैनिक, उनको देख तो बड़ा वाला थोड़ा सा क्या है, ज्यादा शक्तिशाली वाला, अब सैनिक मतलब छोटा सैनिक भी होगा और बड़ा, इस प्रकार से है। तो ये सब उनके क्या है, कुछ जीविका के साधन है। वर्तमान में लगभग इस प्रकार से है। देखो, इतिहास को पढ़ना है तो वर्तमान को थोड़ा ठीक प्रकार से अगर समझते हैं, समाज और राजनीति और प्रशासन को और अर्थव्यवस्था को और धर्म और दर्शन को, तो इतिहास को बहुत अच्छे खासा आप समझ सकते हैं। और वर्तमान में अगर ठीक प्रकार से भी थोड़ा थोड़ा बहुत भी अगर समझ नहीं है, वर्तमान में कोई अगर रुचि नहीं है आपकी, तो आप इतिहास को थोड़ा समझ ही पाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो वर्तमान समाज को भी अगर समझेंगे तो आप पुराना इतिहास को भी बेहतर समझ सकते हैं। समझ में आ रही है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें इनकी सामाजिक व्यवस्था और इनकी जो है आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक और धर्म और उनका दर्शन और कला और स्थापत्य। कल शनिवार है ना, नहीं नहीं, इस वीक में नहीं, अगले वीक में जो है मे भी हम लोग वैदिक तक पढ़ लेंगे, तो 4 टॉपिक हो जाएगा टेस्ट के लिए। ठीक है, और कल में कितने बजे है क्लास, 3:30 बजे से है ना। ठीक है, कल मैं थोड़ी अपनी क्लास को थोड़ा ज्यादा कर लूंगा मैं, तो ये लगभग थोड़ा बड़ा सेक्शन इस कवर हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, बाकी कल ये पढ़ के आइए आप लोग, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और कला, स्थापत्य और धर्म संस्कृति आएंगे, और सीधे उसी को पढ़ेंगे पहले ये। ठीक है, और इसमें जो मैंने जो बोर्ड क्वेश्चन दे रखा है उसको लिख के लाइए, आप लोग वो लिख के दिखाएंगे तो समझ में आएगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, ठीक, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।